आखिर क्या हुआ था फांसी के 12 घंटे पहले इनके साथ? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये वो नाम है जो भारतीय इतिहास के सबसे बड़े योद्धा है और शहीदों में भी शुमार हैं। योद्धा क्यों? जनाब, भारत के लिए लड़ने वाला हर एक वीर योद्धा ही कहलाता है। भगत सिंह की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन में गरीबी और दुख देखा है। 27 सितंबर 1907 में जन्मे भगत सिंह के जन्म के कुछ ही दिन के अंदर उनके पिता और चाचा जेल से छूट गए थे। इसीलिए परिवार वाले उन्हें भाग्यवान मानते थे। बस इसी के चलते उनका नाम भगत सिंह रखा गया था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा दोनों ही अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। भगत सिंह के परिवार के लगभग सभी बड़े आज़ादी की लड़ाई में किसी न किसी तरह का सहयोग दे रहे थे। उनके चाचा अजीत सिंह को भारत छोड़कर जाना पड़ा ताकि अंग्रेजी सरकार का टॉर्चर न झेलना पड़े। 12 साल की उम्र में 1919 को वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग कांड हुआ। उस समय मौत का सरकारी आंकड़ा 379 का था, लेकिन गैर सरकारी आंकड़ों की माने तो कम से कम 1000 लोगों की मौतें हुई थी। भगत सिंह ने वो मंजर देखा था। जलियांवाला बाग कांड के कुछ ही घंटों बाद भगत सिंह घटनास्थल पर गए थे। उसके बाद से भगत सिंह के मन में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नफरत की भावना भर गई। 1928 में साइमन गो बैक यानी साइमन वापस जाओ का नारा देकर लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के खिलाफ रैली निकाली। उस समय लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से जख्मी हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद की लीडरशिप में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने उस ऑफिसर को मारने का प्लान बनाया जो लाला लाजपत राय का मौत का जिम्मेदार था। राजगुरु ने गोली चलाई, लेकिन गलत इंसान की मौत हो गई। इसके बाद ये लोग छुप गए। भारत का असहयोग आंदोलन तेजी से हुआ और इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद हुआ। अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उन लोगों ने बम फेंका। बम में कम बारूद इस्तेमाल किया गया था ताकि किसी की मौत न हो। बम फेंकने के बाद ट्रायल के दौरान भगत सिंह और बीके दत्त अपनी बात पर डटे रहे। भगत सिंह को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ साजिश और एक अफसर की मौत के साजिश का दोषी पाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई दी गई। लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह हुई थी। फर्क सिर्फ इतना सा था कि सुबह सुबह जोर की आंधी आई थी, लेकिन जेल के कैदियों को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। जब 4 बजे तो वार्डन चरद सिंह ने उनसे आकर कहा कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। उन्होंने कारण नहीं बताया। उनके मुंह से सिर्फ ये निकला है कि आदेश ऊपर से है। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है। जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। उस क्षण की निश्चिंतता ने उसको झकझोर कर रख दिया। कैदियों ने बरकत से मुनहार की कि वो फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज़ जैसे पेन, कंघा, घड़ी उन्हें लाके दे दे ताकि वो अपने पोते पोतियों को बता सके कि कभी वो भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया, वहाँ से उसका पेन और कंघा ले आया। सारे कैदियों में होड़ लग गई कि किसका उस पर अधिकार हो। आखिरी में ड्रॉ निकाला गया। अब सब कैदी चुप हो चले थे। उनकी निगाहें उनकी कोठरी से गुजरने वाले रास्ते पर लगी हुई थी। भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। एक बार पहले जब भगत सिंह उसी रास्ते से ले जाए जा रहे थे तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीम सिंह सच्चर ने ऊंची आवाज़ करके उनसे पूछा था, आप और आपके साथियों ने लाहौर कॉन्फ्रेंसी केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया? भगत सिंह का जवाब था, इनकलाबियों को मरना ही होता है क्योंकि उनके मरने से उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। वार्डन चरद सिंह भगत सिंह के खैरख्वाह थे और अपनी तरफ से जो कुछ भी बन पड़ता उनके लिए किया करते थे। उनकी वजह से ही लाहौर की द्वारिकादास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताबें निकलकर जेल के अंदर आ पाती थी। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि एक बार उन्होंने अपने स्कूल के साथी जयदेव कपूर को लिखा था कि वो उनके लिए कार्ल लिबनेख्त की मिलिट्रिज्म, लेनिन की सेफ्टी विंग, कम्युनिज्म, आफ्टन सिंक्लेयर का उपन्यास द स्पाई कुलवीर के जरिए भिजवा दें। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चले थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी में बस इतनी जगह थी कि उनका 5 फुट 10 इंच का शरीर बेमुश्किल उसमें लेट पाए। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे। मेहता ने बाद में लिखा कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब लाए हो या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वो उसी समय पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज़्यादा समय ना बचा हो।
मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश के लिए कोई संदेश देना चाहोगे। भगत सिंह ने किताब से अपना मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा देना, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी में पहुंचे। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वो उनकी मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड ले लें जो उन्होंने उन्हें कुछ महीने पहले दी थी। मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले फांसी दी जा रही है। अगले दिन सुबह 6 बजे की बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ ही पन्ने पढ़ पाए थे। उनके मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस किताब को एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे। भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे से अनुरोध किया था कि वो उनके लिए उनको फांसी दिए जाने से एक दिन पहले शाम को अपने घर से खाना लाएं। लेकिन बेबे भगत सिंह की इच्छा पूरी नहीं कर सके, क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले फांसी देने का फैसला ले लिया गया था और बेबे जेल के गेट के अंदर घुस नहीं पाया था। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ जोड़े और अपना प्रिय आज़ादी गीत गाए। कभी वो दिन भी आएगा कि जिस दिन आज़ाद हम होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना ही आसमां होगा। फिर इन तीनों का एक एक करके वजन लिया गया। सबके वजन बढ़ गए थे। इन सबसे कहा गया कि अपना आखिरी स्नान करें। फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए गए। चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसा कर कहा कि वाहे गुरु को याद करो। भगत सिंह बोले, पूरी जिंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीबों के क्लेश के लिए ईश्वर को कोसा भी है। अगर मैं अब उनसे माफ़ी मांग लूँ तो वो कहेंगे कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। इसका अंत नज़दीक आ रहा है, इसलिए माफ़ी मांगने आया है। जैसे ही जेल की घड़ी में 6 बजे कैदियों ने दूर से आती हुई पदचापें सुनी। उनके साथ ही भारी बूटों के जमीन पर पड़ने की आवाज़ें भी आ रही थी। साथ ही में गाने का दबदबा स्वर सुनाई दे रहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सभी को अचानक जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आज़ाद हो के नारे सुनाई देने लगे। फांसी का तख्ता पुराना था, लेकिन फांसी देने वाला काफ़ी तंदुरुस्त। फांसी देने के लिए महेश जल्लाद को लाहौर के पास सहारदरा से बुलाया गया था। भगत सिंह इन 3 चीज़ों के बीच में खड़े थे। भगत सिंह अपनी मां को दिया गया वचन पूरा करना चाहते थे कि वो फांसी के तख्ते में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडी दास सोदी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उनकी आवाज़ सोंदी के घर तक सुनाई दी। उनकी आवाज़ सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी नारे लगाने लगे। तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई, उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा। सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भर दी। जल्लाद ने एक एक करके रस्सी खींची और तीनों को फांसी के तख्तों पर चढ़ा दिया। काफी देर तक उनके सब तख्तों से लटकते रहे। अंत में उन्हें नीचे उतारा गया। वहां मौजूद डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल NSS सोदी ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस तरह से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। आपका क्या कहना है इन वीर क्रांतिकारियों के लिए, कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर देना।